हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नासिक्स चैनल पे। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम 5000 प्रश्नों वाली सीरीज़ का दूसरा क्लास देखने वाले हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। कुल 50 प्रश्न रहने वाले हैं हर एक क्लास में। देखते हैं, सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है। सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तमस। सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास है इनमें से तमस। तमस के रचयिता कौन रहते हैं? भीष्म साहनी। बलचनामा नामक उपन्यास के रचयिता रहते हैं नागार्जुन। अपने अपने अजनबी नामक उपन्यास के रचयिता रहते हैं अज्ञे। तथा बूंद और समुद्र नामक उपन्यास के रचयिता रहते हैं अमृतलाल नागर। ठीक है, आगे देखते हैं। फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी कौन सी है? फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी निम्न में से कौन सी है? तो रसप्रिया। रसप्रिया फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित कहानी है। रस आखेटक एक निबंध है जिसके रचयिता रहते हैं कुबेर नाथ राय। रस आखेटक नामक निबंध के रचयिता रहे कुबेर नाथ राय। रसिक प्रिया नामक रीति ग्रंथ के रचयिता रहते हैं केशव दास। तथा प्रिया नीलकंठी नामक निबंध के रचयिता रहते हैं कुबेर नाथ राय। ठीक है, प्रिय नीलकंठी और रस आखेटक नामक निबंध के रचयिता कौन रहे? कुबेर नाथ राय। तथा रसिक प्रिय नामक रीति ग्रंथ के रचयिता रहते हैं केशव दास। आगे देखेंगे। निम्न में से उदय प्रकाश की कहानी कौन सी नहीं है? तिरिच, पाल गोमरा का स्कूटर, दरियाई घोड़ा, ये तीनों ही उदय प्रकाश द्वारा रचित रचनाएं हैं। परंतु पीली आंधी यह प्रभा खेतान का उपन्यास है। पीली आंधी प्रभा खेतान द्वारा रचित उनका उपन्यास है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का नाम क्या है? निम्न में से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का नाम क्या है? तिलचट्टा, शुतुरमुर्ग, अंधों का हाथी या फिर बकरी? तो बकरी है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित नाट्य कृति है उनकी। शुतुरमुर्ग नामक नाटक के रचयिता रहते हैं ज्ञानदेव अग्निहोत्री। अंधों का हाथी नामक व्यंग नाटक के रचयिता रहे शरद जोशी। ठीक है, शुतुरमुर्ग नामक नाटक के रचयिता कौन रहे? ज्ञानदेव अग्निहोत्री। अंधों का हाथी नामक व्यंग्य नाटक के रचयिता रहे शरद जोशी। तथा तिलचट्टा नामक नाटक के रचयिता रहते हैं मुद्रा राक्षस। ठीक है, मुद्रा राक्षस। इसको एक बार कंफर्म आप लोग कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे। ठीक है, वह पथबंधु था उपन्यास के लेखक कौन है? वह पथबंधु था उपन्यास के लेखक कौन है? तो नरेश मेहता। वह पथबंधु था उपन्यास विधा की रचना है। रचयिता कौन रहे? नरेश मेहता। आगे देखेंगे। पाप और पुण्य के चिरंतन नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? पाप और पुण्य के चिरंतन नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? ये सभी यहाँ पे क्या है? उपन्यास विधा की रचनाएं हैं। तो इनमें से किस उपन्यास में पाप और पुण्य के चिरंतन नैतिक प्रश्न को प्रस्तुत किया गया है? तो चित्रलेखा नामक उपन्यास में। रचयिता कौन रहे? भगवती चरण वर्मा। चित्रलेखा नामक उपन्यास, या फिर कहें तो यहाँ पे जितने भी उपन्यास है, सामर्थ्य और सीमा, भूले बिसरे चित्र, आखिरी दाव, ये सभी उपन्यास के रचयिता रहे भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा। ठीक है, भगवती चरण वर्मा। आगे देखेंगे। दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका कौन रही? दुखम सुखम नामक उपन्यास की लेखिका कौन रही? तो ममता कालिया। दुखम सुखम नामक उपन्यास की लेखिका रही ममता कालिया। मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक निम्न में से कौन सा है? मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को निम्न में से किस नाटक में दर्शाया गया है? आधे अधूरे नाटक, जिसके रचयिता रहते हैं मोहन राकेश। ठीक है, आधे अधूरे नामक नाटक में मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाया गया है। आधे अधूरे नाटक के रचयिता रहे मोहन राकेश। जन्मेजय का नाग यज्ञ नामक नाटक के रचयिता रहते हैं जयशंकर प्रसाद। अंधा युग नामक नाटक के रचयिता रहे धर्मवीर भारती। तथा तमस के रचयिता कौन रहते? भीष्म साहनी। तमस के रचयिता रहे भीष्म साहनी। आगे देखेंगे। नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं। नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं। यह कथन किसका है? तो यह कथन है जयशंकर प्रसाद का। यह कथन है जयशंकर प्रसाद का। आगे है, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसकी नाट्यकृति है? सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक नामक नाट्यकृति किसकी है? तो सुरेंद्र वर्मा। सुरेंद्र वर्मा। आगे देखेंगे। दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? दूसरी परंपरा की खोज आलोचना विधा की रचना है, जिसके रचयिता रहते हैं नामवर सिंह। दूसरी परंपरा की खोज नामक आलोचना के रचयिता कौन रहे? नामवर सिंह।
भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, यह कथन किसका है? भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, इस संबंध में अनेक विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने यही मत दिया है कि भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी कुछ मत दिए, उसके बाद ग्रियर्सन ने भी अपने मत दिए थे, परंतु हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का वही मत रहा। अल्मोड़े का बाजार किस विधा की रचना है? अल्मोड़े का बाजार एक रिपोर्टाज है जिसके रचयिता रहे प्रकाश चंद्र गुप्त। अल्मोड़े का बाजार रिपोर्टाज के रचयिता कौन रहे? प्रकाश चंद्र गुप्त। ठीक है, आगे देखेंगे। निम्न में से कौन रेखाचित्र विधा की रचना नहीं है? रेखाचित्र विधा की रचना कौन सी नहीं है? निम्न में से एक है जो रेखाचित्र विधा की रचना नहीं है। कठगुलाब यह उपन्यास है, किनके द्वारा रचित उपन्यास है? मृदुला गर्ग द्वारा रचित उपन्यास है कठगुलाब। निम्न में से दलित आत्मकथा नहीं है, इनमें से दलित आत्मकथा कौन सा नहीं है? तो अपने अपने पिंजरे, जूठन, तिरस्कृत या फिर मेरी असफलताएं। दलित आत्मकथा नहीं है। मेरी असफलताएं ये दलित आत्मकथा नहीं है। मेरी असफलताएं दलित आत्मकथा नहीं है, बाबू गुलाब राय की यह आत्मकथा है। अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की है? अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की है? तो अकाल पुरुष गांधी नामक जीवनी की रचयिता रहे जैनेंद्र। अकाल पुरुष गांधी नामक जीवनी के रचयिता कौन रहते हैं? जैनेंद्र। देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है? निम्न में से देश विभाजन की त्रासदी झूठा सच नामक उपन्यास में वर्णित है, जिसके रचयिता रहते हैं यशपाल। झूठा सच नामक उपन्यास के रचयिता रहे यशपाल। राग दरबारी उपन्यास के रचयिता रहते हैं श्रीलाल शुक्ल। इन्हीं हथियारों से नामक उपन्यास के रचयिता रहे अमरकांत। इन्हीं हथियारों से उपन्यास के रचयिता कौन रहते हैं? अमरकांत। गबन के रचयिता रहते हैं, गबन उपन्यास के रचयिता कौन रहे? प्रेमचंद। वागर्थ पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो वागर्थ पत्रिका कोलकाता से प्रकाशित होती थी। वागर्थ पत्रिका कोलकाता से प्रकाशित होती थी। लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है? लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है? तो यह एक रिपोर्टाज है जिसके रचयिता रहे शिवदान सिंह चौहान। लक्ष्मीपुरा रिपोर्टाज है जिसके रचयिता कौन रहे? शिवदान सिंह चौहान। शिवदान सिंह, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, शिवदान सिंह चौहान। शिवदान सिंह चौहान। आगे देखेंगे। निम्न में से किस पत्रिका से संबंधित साहित्यकार नहीं है? निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, हमें ये बताना है। तो नया ज्ञानोदय पत्रिका रविंद्र कालिया से संबंधित है। पहल नामक पत्रिका ज्ञान रंजन से संबंधित है। तद्भव नामक पत्रिका अखिलेश से संबंधित है, परंतु रामचंद्र तिवारी का दस्तावेज पत्रिका से कोई संबंध नहीं है। रामचंद्र तिवारी का दस्तावेज पत्रिका से कोई संबंध नहीं है। दस्तावेज पत्रिका के संपादक या फिर कहे तो संस्थापक संपादक कौन रहे? विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। दस्तावेज पत्रिका के संस्थापक संपादक माने जाते हैं विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। अर्धकथानक किस विधा की रचना है? अर्धकथानक किस विधा की रचना है? तो अर्धकथानक एक आत्मकथा है। अर्धकथानक एक आत्मकथा है। यह हिंदी भाषा की पहली आत्मकथा मानी जाती है जो 1641 ईस्वी में बनारसी दास जैन द्वारा लिखी गई थी। हिंदी भाषा की पहली आत्मकथा कौन सी मानी जाती है? तो अर्धकथानक, जिसके रचयिता रहते हैं बनारसी दास जैन। बनारसी दास जैन द्वारा यह अर्धकथानक नामक आत्मकथा कब लिखी गई? तो 1641 ईस्वी में। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन अर्थ अलंकार है? निम्न में से कौन सा अर्थ अलंकार है? तो रूपक एक अर्थ अलंकार है, जबकि बाकी सभी यहाँ पे शब्द अलंकार के भेद है। श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, ये सभी आपके शब्द अलंकार के भेद है, परंतु रूपक अर्थ अलंकार में आ जाएगा। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? जुगुप्सा। विभत्स रस का स्थायी भाव हो जाएगा जुगुप्सा। शोक करुण रस का स्थायी भाव है। विस्मय अद्भुत रस का स्थायी भाव है। ठीक है, विस्मय अद्भुत रस का स्थायी भाव है।
आगे देखते हैं। परमानंद शब्द में कौन सा समास है? परमानंद शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? तो कर्मधारय समास है इसमें। इसका समास विग्रह हो जाएगा परम है जो आनंद, परम है जो आनंद, परम है जो आनंद। ठीक है, इसका यह समास विग्रह हो गया। आगे देखेंगे, इनमें से कौन सा वर्णिक छंद है? निम्न में से कौन सा वर्णिक छंद है? तो सवैया एक वर्णिक छंद हो जाएगा। अगले प्रश्न में हमें द्वंद्व समास बताना है। इनमें से द्वंद्व समास कौन सा हो जाएगा? तो द्वंद्व समास वाले जो शब्द होते हैं, इन शब्दों के मध्य में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, द्वंद्व समास वाले शब्दों में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, और जब हम इसका विग्रह करते हैं तो और शब्द को मध्य में लगाते हैं। जैसे पाप और पुण्य का अगर हम समास विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा पाप और पुण्य, पाप और पुण्य। जैसे माता और पिता, माता पिता, माता पिता के बीच में हम लोग योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसे भाई बहन। ठीक है, दिन रात, इस तरह के जो शब्द होते हैं ये आपके द्वंद्व समास में आ जाएंगे। निम्न में से अर्ध स्वर अर्ध स्वर कहलाता है। निम्न में से अर्ध स्वर क्या है? तो य एक अर्ध स्वर है, य अर्ध स्वर है। आगे देखेंगे, बिनु पग चले सुने बिनु काना, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें असंगति अलंकार है। असंगति अलंकार का अर्थ क्या होता है? संगति का ना होना। ठीक है, किसी भी प्रकार का संगति का ना होना, अर्थात जहाँ बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति हो वहाँ पर असंगति अलंकार होता है। जैसे बिनु पग चले सुने बिनु काना, अर्थात बिना पग के, यहाँ पे बिना पग के अर्थात बिना पैर के चलना और बिना कान के सुनना, इस प्रकार इसमें किसी प्रकार की कोई संगति का बोध नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर असंगति अलंकार हो जाएगा। इसी प्रकार एक और उदाहरण अगर हम ले लें, तुमने पैरों में लगाई मेहंदी मेरी आँखों में समाई मेहंदी। ठीक है, तुमने पैरों में लगाई मेहंदी मेरी आँखों में समाई मेहंदी। मेहंदी लगाने का काम पाँव में होता है, किंतु उसका परिणाम आँखों में दृष्टिगत हो रहा है। इस प्रकार यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? असंगति अलंकार हो जाएगा। अर्थात जहाँ पे संगति होती है वहाँ पे कारण और कार्य एक ही जगह पर होता है। ठीक है, संगति तभी होता है जहाँ पे कारण और कार्य एक ही स्थान पे घटित हो, परंतु यहाँ पे कारण से कार्य का किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई संगति नहीं है आपस में इनकी, तो इस प्रकार यहाँ असंगति अलंकार है। पंचवटी शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? तो पंचवटी शब्द में हो जाएगा द्विगु समास। द्विगु समास वाले जो शब्द होते हैं, इस शब्द का जो प्रथम पद होता है यह संख्यावाची होता है, अर्थात संख्या का बोध होगा इसमें। जैसे पंचवटी, 5 वटों का समूह, त्रिकोण, 3 कोनों का समूह। ठीक है, चौराहा, 4 राहों का समूह। इस प्रकार जो प्रथम पद होते हैं द्विगु समास वाले शब्दों के, द्विगु समास वाले शब्दों के जो प्रथम पद होते हैं वह संख्या का बोध करवाते हैं। आगे देखेंगे, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो वीर रस का स्थायी भाव हो जाएगा उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव हो जाएगा उत्साह। शोक करुण रस का स्थायी भाव है। भय भयानक रस का स्थायी भाव है। निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या होती है? तो शब्द। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है शब्द। ठीक है, आगे देखेंगे, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन रहे? राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन रहे? तो बाल गंगाधर खेर। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष रहे बाल गंगाधर खेर। पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली है? पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली है निम्न में से? मगही बिहारी हिंदी की बोली है, मैथिली भी बिहारी हिंदी की बोली है, अवधी पूर्वी हिंदी की बोली है, परंतु कन्नौजी पश्चिमी हिंदी की बोली है। ठीक है, आगे देखते हैं, बिहारी हिंदी की बोली का नाम क्या है निम्न में से? तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती है, मगही, मैथिली और भोजपुरी। तो यहाँ पे जो मगही है ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आ जाएगी, जबकि बघेली और छत्तीसगढ़ी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं, और बुंदेली ये पश्चिमी हिंदी की बोली है। ठीक है, बुंदेली पश्चिमी हिंदी की बोली है। अगला देखेंगे, जगन्नाथ में कौन सी संधि है? जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि है? तो इसमें है व्यंजन संधि। जगन्नाथ शब्द में व्यंजन संधि है। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा जगत, त के नीचे हलंत, जगत धन नाथ, ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा।
आगे देखेंगे। किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? निम्न में से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? आजन्म, आगमन, आकर्षक, आदरणीय। आदरणीय शब्द में आ उपसर्ग नहीं है। अहेतुकी का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? अहेतुकी शब्द का शुद्ध रूप हो जाएगा अहेतुकी, अर्थात हाँ में ऐ की मात्रा हो जाएगी। इसका अर्थ होता है बिना किसी कारण के, बिना किसी कारण के। ब्रजभाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है? निम्न में से ब्रजभाषा का क्षेत्र नहीं है। धौलपुर, मथुरा, आगरा ये सभी ब्रजभाषा का क्षेत्र है, परंतु सरगुजा नामक क्षेत्र में ब्रजभाषा नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? जैसे क वर्ग में क, ख, ग, घ और अंगा। इस प्रकार यहीं पे जैसे च वर्ग आ जाएगा, फिर ट वर्ग आ जाएगा। तो इस प्रकार जैसे नीचे नीचे हम लोग लिखेंगे। च वर्ग में च, छ, ज, झ, य। तो इस प्रकार जो दूसरा और चौथा जो वर्ग आता है, इसमें दूसरा और जो चौथा वर्ग है ये आपकी महाप्राण ध्वनियाँ हो जाएंगी। ठीक है, दूसरे और चौथे वर्ग में जो भी व्यंजन वर्ण आएंगे वैसे भी आपकी महाप्राण ध्वनियाँ हो जाएंगी। तो क वर्ग में ख और घ चला जाएगा आपके महाप्राण ध्वनियों में। च वर्ग में छ और झ चला जाएगा महाप्राण ध्वनियों में। इसी प्रकार ट वर्ग आगे इसी प्रकार होगा। आगे देखेंगे। घोटक का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? घोटक का तद्भव रूप हो जाएगा घोड़ा। घोटक का तद्भव रूप घोड़ा। अथवा व्याकरण की दृष्टि से क्या है? संधि, उपसर्ग, अन्वय या फिर अव्यय। तो यह अव्यय में आ जाएगा। अथवा अव्यय अर्थात अविकारी शब्द जिसका परिवर्तन किसी भी स्थिति में नहीं होता, चाहे वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक कुछ भी बदले वाक्य में, परंतु अव्यय कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। ऐसे शब्द जो कभी भी परिवर्तित नहीं होते वे आपके अविकारी या फिर अव्यय शब्द कहलाते हैं। निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है? तो प्रत्यय रहित शब्द है इनमें से, प्रत्यय रहित शब्द है दुर्गुण। दुर्गुण आपके प्रत्यय रहित शब्द है, अर्थात इसमें प्रत्यय नहीं है। जो अधिक बोलता है उसे क्या कहेंगे? वाचाल। जो अधिक बोलता है उसे कहेंगे वाचाल। अति इंद्रिय शब्द का आशय क्या हो जाएगा? तो इंद्रियों, अति इंद्रिय शब्द का आशय हो जाएगा इंद्रियों की पहुँच से बाहर, इंद्रियों की पहुँच से बाहर। आगे देखेंगे। कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है निम्न में से? तो उच्चतर शब्द देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे। किस शब्द में अ उपसर्ग है? निम्न में से किस शब्द में अ उपसर्ग है? अभिमान, अनजान, अभाव, अवमान। तो अभाव शब्द में अ उपसर्ग है, अभाव शब्द में अ उपसर्ग है। चंद्रिका का पर्याय क्या हो जाएगा? चंद्रिका का पर्याय हो जाएगा, चंद्रिका का पर्यायवाची शब्द कौमुदी, कौमुदी। कलश का पर्याय हो जाएगा कुंभ, कलश का पर्याय हो जाएगा कुंभ। अर्थात अंतिम प्रश्न है, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो क्या कहलाएगा? जिसने मृत्यु को जीत लिया हो मृत्युजय, मृत्युजय। ठीक है, तो आज का यह हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगली क्लास में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। धन्यवाद।